मुबारक की आमद के साथ हमेशा की तरह महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। एक तरफ तो कोरोना वायरस की वबा, दूसरी तरफ लॉकडाउन, तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बेरोजगारी का तूफान है, ऊपर से महंगाई है। कौम जाए तो जाए कहां? बड़े बड़े हुकूमत की तरफ से दावे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, सज्जाद मीर साहब का इस पर तजिया लेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से अहम ऑर्डिनेंस सामने आया है, जिसमें मौजूदा वबाई सूरत हाल में से एक अहम मसला जो उन्होंने वो सामने लेके आए हैं, उसके तहत किसी को भी मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे। और आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो हम बात करेंगे कि वफाकी काबीना का इजलास चीनी बहरान इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते का वक्त देने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें छोटा जो कारोबार है उसको इमदादी पैकेज जो है वो उनके लिए मंजूर कर लिया गया है और बेरोजगार होने वाले अफराद को फीकिस 12,000 रुपए मिलेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि ओपोजिशन में ये बहस शुरू हो गई है 18वीं तरमीम को लेके कि हम इस पर ओपोजिशन नजर नहीं आती एक पेज पर, हुकूमत और ओपोजिशन, जबकि हुकूमत की तरफ से ये दावे सामने आए हैं कि वो ओपोजिशन के साथ राबते में है। अंदर की क्या कहानी है, सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस रोजे कैसे गुजरे हैं? सर बहुत अच्छे गुजरे हैं। महंगाई में बहुत अच्छे गुजर रहे हैं सर। महंगाई से ही शुरू कर लेते हैं। क्या कहते हैं, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आए थे रमजानुल मुबारक से पहले कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। देखिए, महंगाई कम करने के लिए हुकूमत के पास एक दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जाके छापे मारे, जाके लोगों को देखे, चेक करे, वो हमारी इफेक्टिव नहीं है। हम रोज बदलते हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी 4 बदले गए पंजाब के, इतने ही शायद IG बदले गए हैं, तो इसमें क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी? DC का इंस्टीट्यूशन हमने खत्म कर दिया है और उसकी जगह जो मेयर और इलेक्टेड लोग आने थे वो हमने रखे नहीं है। कौन काम करेगा, कैसे करेगा? दूसरा इसका तरीका ये है कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए कि हुकूमत कुछ चीज़ें सब्सिडी पे प्रोवाइड करती है जी। उसके लिए इनके पास एक ही इदारा है जो कि यूटिलिटी स्टोर कहलाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सारे वो अदारे जो कि सरकारी या नीम सरकारी इंतजाम के तहत चलाए गए हैं वो कामयाब नहीं हुए। मतलब एक ज़माने में कॉप था, एक कोऑपरेटिव स्टोर गोया, वो नीम सरकारी था, लेकिन जाहिर था गवर्नमेंट का था, फेल हो गया। गवर्नमेंट ने जितनी तजावीज़ लेकर आए, अब हमारा यहाँ सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट था, बनी बनाई पकी पकाई ताज़ा रोटी। हमारे यहाँ सिले सिलाए कपड़ों का कॉन्सेप्ट दिया भुट्टो साहब ने, बहुत से दिए। जब सलवार कुर्ता महंगा बनता था मर्दाना, तो 60-62 के 70 रुपए का उन्होंने सलवार कुर्ता एक अच्छे कपड़े के साथ 4-5 डिजाइन में फराहम किया। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चली नहीं। लोगों ने कहा कि सोशलिस्ट सिस्टम है या क्या है जो हम करना चाहते हैं। अब एक यूटिलिटी स्टोर था जो नाकाम जाता है, लूट मार का इंतहा होती है इसमें। अगर वहां की दाल ले लें तो उसमें से आपको कंकर मिलेंगे, जहां चावल ले लें तो उससे पता नहीं क्या निकल आएगा। चीनी की जो होती है बड़ी छोटी छोटी चीनी होती है, वो जो एंड पे बच जाती है, वो यूटिलिटी स्टोर्स पे हमें मिलती है। जो भी हर चीज जो चीज सब स्टैंडर्ड होती है। आटे की बात करें तो आटा भी इंतहाई नाजुक जी होता है। वो आटे की तो खैर कई किस्में हैं। हम जो खाते हैं कि चक्की का आटा होता है, फलाना आटा होता है, आटे वाले खुद बनाते हैं, किसी में से सूजी निकाली होती है, वो सरकारी वर्जन है, उसके तहत बनाए। लेकिन ये तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, क्वालिटी चेक नहीं करते। अब इधर क्या हो गया, इधर कमाल हो गया कि एक तरफ जब ऐलान किया गया कि यूटिलिटी स्टोर पे चीजें सस्ती मिलेगी या किया जाएगा, तो उससे पहले कि उस पर अमल होता, पहली रमजान को इन्होंने हड़ताल कर दी, शट डाउन कर दिया और कहा मुलाजमों ने कि हमारे इख्तियार दिए जाएं, जो हम टेम्परेरी हैं हमें परमानेंट किया जाए फला। ये ब्लैकमेलिंग है बिल्कुल। चाहे डॉक्टर करें, चाहे कुछ करें, चाहे ये करें। और बड़ी मुश्किल से अगले दिन हुकूमत ने दुकानें खुलवाई। यानी वहां का तो ये है। और फिर होता है कि आप जाते हैं तो चीज मिलती नहीं है। जिम्मेदार कौन है? कोई इसको तैयार करने के लिए तैयार नहीं। ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, कुछ बाबू हैं जो अपनी मर्जी की अपनी रेट की चीनी खरीदते हैं, अपनी मर्जी अपने रेट के चावल खरीदते हैं और शाह खरीदते हैं और उसमें खूब पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसका जो असर दूसरी चीजों में पड़ना होता है वो पड़ता नहीं है। हमारे यहाँ देखिए सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाती है। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। हुआ ये है कि जब ये अभी कोरोना का मसला शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ,
तो जिंदा मुर्गी 70 रुपए किलो मार्केट में बिक रही थी। बिल्कुल। और मुर्गियों के बच्चे अभी जो 4-4 दिन के 6-6 दिन थे, इन्होंने कुएं खोद के उस पर डुबोए, क्योंकि इतनी प्रोडक्ट थी। बिल्कुल वही हाल थी जो अमेरिका में तेल की हो गई। जो अमेरिका में तेल की होगी, मुर्गियां सस्ती, मार्केट में जाते थे सारी सब्जियां सस्ती, खरीदने की लोग डर गए, सकत नहीं थी कि कैसे मार्केट से चीजें खरीदें। यानी इतनी सस्ती आलू टमाटर हर चीज, भाई वो भी आखिर जो सस्ते बिक रहे हैं तो क्या वजह होगी ना, वजह होगी। यानी ये तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल थ्रो अवे रेट्स पे बेचती होंगी। तो ये सारा कुछ हुआ जिसका मतलब था कि अगर हमारी नीयत ठीक हो, नीयत ठीक भी ना हो, कम से कम हम सप्लाई और डिमांड पर ही चल रहे हो तो चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। अच्छा, हम बढ़ा देते हैं। खास तौर पर देखिए कोई हम इल्जाम लगाते हैं जी हमारी कौम ऐसी, हम ये, अरे ऐसी नहीं है। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंसान की जबिल्लत की खराबी है जो सामने आती है। बिल्कुल यही सिस्टम वेस्ट में है, लूट मार पड़ गई थी। ये ग्लव्स, ये मास्क, ये जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ महंगे हो गए, जो 150 का 200 का लिया था वो 995, वो 2200 का बिक रहा है अब। अच्छा, ये तो एक तरफ हो गया, वहां भी यही हुआ। वहां भी ये हुआ कि जरा बिजली चली गई, हंगामा हो गया, लोगों ने लूट मार शुरू कर दी। टीवी उठा के ले गए, क्या जो चीजें मिलती दुकानों को लूटते ले जाते थे। इंग्लैंड में हुआ 6-7 साल पहले की बात है। सर, अगर वेस्ट की बात करें तो रमजानुल मुबारक जैसे ही आता है वहां पर पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमानों को काफी हद तक रिलीफ दिया जाता है अशिया में। देखें वो सिस्टम की बात है ना जी। वहां कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ बात ऐसी खूबियां हैं जो समझने की हैं। मिसाल के तौर पर न्यू ईयर पर या जब उनकी क्रिसमस होती है तो चीजें इसलिए नहीं सस्ती होती कि उन्होंने उनकी मदद करनी होती है। चीजें इसलिए सस्ती होती हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वाले जानते हैं कि न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर लोग चीजें खरीदेंगे और खरीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए वो चीजों की कीमतें कम कर देते हैं। हमारे यहाँ कीमतें बढ़ा देते हैं। अच्छा, बढ़ाते उसकी है जिनके बारे में इनको ख्याल होता है कि ये तो उन्होंने खरीदनी है। गोश्त की कीमत हर साल ईद पे ही बढ़ती है जी। कभी छोटी ईद पे बढ़ती है, कभी बड़ी ईद पर फिर बढ़नी होती है। हमारे यहाँ सब्जियों की कीमतें उन दिन बढ़ जाती हैं, फलों की कीमतें तो आसमान पे बातें करने लगती हैं। वो अमरूद अगर मौसम नहीं होगा तो यहाँ इतना महंगा नजर आता है। सर, आज एक औरत का इंटरव्यू कर रहे थे, कहती हम आधा अमरूद खरीदने की हमें सकत नहीं है। मैंने आज उसने कहा चाट के लिए कुछ खजूर 2-3 नहीं, खजूर जो तो थी, कोई केला और कोई 2-3 चीजें लाने के लिए उसको भेजा और उसने कहा जी ये इतना सा सामान 400 रुपए का है। और 3 दिन पहले वही सामान अगर हम बेचते थे तो 150 रुपए में आता था। अच्छा, ये अब इतनी तो किसी में सकत नहीं होती कि घूमता फिरे और तलाश करता फिरे कि कौन सा सस्ता बेच रहा है, कौन सा महंगा बेच रहा है। जिसकी जहां दाव लगता है वो करता है। और लेकिन मैंने जो बात की वो समझने की है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंसान की जबिल्लत और खसलत में जो खराबी है और जरनहाद माशरे में ये जो कमाई का शौक है, ये दुनिया में हर जगह है। हर जगह लूटमार मचती है। वो जो अगर रमजान के दिनों में वहां चीजें सस्ती करते हैं तो वो गोया अट्रैक्शन देते हैं कि आओ और खरीदो। यहाँ वो हमारे यहाँ सेल लगती है, कभी तो सेल लगता है, ये सेल ही नहीं है। कभी कभी पिछले दिनों ये होने लगा था कि ये जब हमारे ब्रांड्स बढ़ गए थे, ये आपके कपड़ों के ब्रांड्स जो हैं, ये हमारे यहाँ मुकाबला शुरू हो गया था। हर कैपिटलिस्ट ने, हर सनतकार ने, हर मिल ओनर ने अपनी बेटी या बहू के नाम पर एक ब्रांड खोल दिया। अच्छा, वो जो ब्रांड थे वो मैंने देखा है कि जिन सलवार कुर्तों की कीमत 600, 700, 800 रुपए थी, वही आपको 300, 250 में बिकते थे। और वही उसका पता नहीं रेप्लिका कहते हैं या क्या, वो आपको लिबर्टी की पीछे मार्केट में 250 का 2,500 का मिल जाता था। मतलब बहुत कम प्राइस में मिल जाता था। तो ये जो हमारी सूरत हाल है कि हम इन चीजों के पीछे जाते हैं और नहीं समझते कि इसके असरात क्या होंगे। रमजान में जब आता है तो हम चीखने लगते हैं कि जी मजहब को गाली देने लगते हैं। वो एक साहब थे, वो टीवी बैठ के कहने लगा जी ये जो समोसे हैं ना, समोसे ये जरूर खाने, इसके बगैर तो होता नहीं है। और दिल करे मैं उसको कह दूं, और मुझे इल्म था और उससे वो लिखता भी रहता है ये बात, मैं उससे कह दूं कि समोसे तो गरीब आदमी ने साल में एक बार खाने होते हैं और ये घर में बनाना आसान नहीं होता। वो 2-4 समोसे ले जाता है, आप इतने चीख रहे हो, आपकी चीज तो आपको रात में घर में मिल जाती है, चाहे रमजान हो चाहे रमजान ना हो। वो जो आपकी शाम की खूबसूरत महफिल से जाते हैं वो अब आपको अब भी दस्तयाब है और वो आपको घरों में मिल जाती हैं, उस पर कोई एतराज नहीं करता। और आप समोसों पे एतराज, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ रश लग जाता है, हर वक्त रश लग जाता है। और जब शाम के वक्त खास तौर पे इन्होंने कहा कि 4 बजे के या 5 बजे के बाद कोई शॉपिंग नहीं हो, क्यों होता यह है कि उधर 5:30-6 बजे
उधर अफ्तारी का वक्त हुआ, उधर हमने भागना शुरू किया और इन दुकानों के गिर्द 50-50, 100-100 बंदे इकट्ठे हो गए। 10 समोसे दे दो, 5 समोसे दे दो, 6 समोसे दे दो। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद दुकानें बंद कर दें आप, ताकि सर इसमें हुकूमत भी तो कुछ नहीं ना कर सकती है, अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा ख्याल करें, एहसास करें, अपनी जान सबको प्यारी होती है। अब इसमें भी हुकूमत माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो गए आप, ठीक बात करते हो। ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है जी, ये अवाम का काम भी है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों की हिफाजत करें और उसके साथ दूसरों की जिंदगियों की हिफाजत करें। आपकी बेहतियाती का असर सिर्फ आप पे नहीं पड़ता, उस पर भी पड़ता है जिससे आप मिलते हो, जिससे आप इन टच रहते हो, जिससे राब्ते में आते हो। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें इसी हवाले से हैं। महंगाई का कॉन्सेप्ट इसी तरह है और इसको मेरा अब लेकिन ये मैं देखा भी, मैं आ रहा था जब अफ्तारी के बाद तो गलियां सुनसान थी, शायद तरावी का रश भी नहीं था, शायद अफ्तारी के बाद लोग घर पे रिलैक्स कर रहे थे। अफ्तारियां भी बाहर नहीं हो रही थी, घर पे ही हो रही थी। गाड़ियों की भी धूमधाम नहीं थी। बड़ी मुश्किल होती थी जब अफ्तारी कहीं बाहर करनी पड़ती थी। मुझे तो अफ्तारी का मजा बाहर आता ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी अफ्तारी हो। घर पे करते हैं, कभी हर साल हम एक आध अफ्तारी कोशिश करते थे बाहर कर ले, जहाँ की शोहरत होती थी, मशहूरी होती थी, लेकिन मजा हमें नहीं आता था, क्योंकि वहाँ चीना जपटी में लोग जो जाके करते हैं, हमें वो मजा नहीं आता था। साल में हम एक करते थे, इस बार वो एक भी नहीं करेंगे, घर बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं और मजा आ रहा है। जी सर, अब बड़ी अहम बात कर रहे थे पहले कैपिटलिस्ट सिस्टम की, आप क्या देखते हैं ये पूरी दुनिया में राइज है, इसका मुतबादिल क्या है? मुतबादिल तो जी जो आया था फेल हो गया, सोशलिस्ट सिस्टम आया था फेल हो गया। मुतबादिल इसके बाद जो नेशनल सोशलिज्म थी, जिसे हम फाशिज्म कहते हैं, जो हिटलर की थी, वो तो खैर चली नहीं, वो तो नाकाम हुई। वो तो सरमायादारी की भी एक वर्ष शक्ल थी, फिस्तायत थी, चली नहीं। हमारा दावा है कि इस्लामी सिस्टम उसका मुतबादिल है, लेकिन उस सिस्टम को राइज करने के लिए एक बहुत बड़ा काम की जरूरत है। ये जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है, ये इलाज नहीं है। अगर बैंककारी करेंगे तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में आएगी। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्लान करना ये बड़ा काम है। अनलकीली हम मुसलमान मुल्क वो कर नहीं सके। हमारी जो जिनके पास पैसे हैं उनकी बुनियाद तेल पर है, और जिन पर पैसे नहीं है वो मजबूर हैं कि इसी बैंकिंग सिस्टम के जरिए। आप ईरान में चले जाएं जी, वहां से अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। क्यों? उनका बैंकिंग सिस्टम से राब्ता ही नहीं है। आप वहां अगर अपने डॉलर को में कन्वर्ट करना चाहें, आप नहीं कर सकते। सड़क पे खड़े हुए कुछ करेंगे, वहां डॉलर कन्वर्ट करने का होटलों में जगह है, कुछ एक दो एक्सचेंज है, लेकिन आम उनका स्टाइल नहीं है। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी और ये सारा कैपिटलिस्ट सिस्टम और ये सारा निज़ाम है, ये एक खास सिस्टम से चलता है और ये एक बैंकरी पे बेस करता है इसका। आपको मालूम है, जिसे हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, ये अमेरिका का स्टेट बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट अदारा है, यहूदी अदारा, जो डॉलर छापता है और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका उससे डॉलर लेती है सूद पर, इंटरेस्ट पर। ये एक बड़ी बारीक नुकता है, मामूली सूद होता होगा लेकिन लेती है उस पर। और उसके अलावा अमेरिका के दो सदर इसलिए मारे गए कि उन्होंने चाहा था कि फेडरल रिजर्व को नेशनलाइज कर दिया जाए, या ये चाहा था कि डॉलर जो है हुकूमत अमेरिका छापे, बजाय इसके कि एक प्राइवेट अदारा छापे। कत्ल कर दिए गए वो लोग। तो ये सारी सूरत हाल है, ये बताती है कि इकॉनमी किस बुनियाद पे चलती है, कैसे आगे जाती है। जी सर, लॉकडाउन की बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, काफी लोग बेरोजगार हुए। आप क्या देखते हैं कि जो लोग बेरोजगार हो गए, माह रमजान है, उन लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि कहां से वो कमाएं, कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ रवायत होती है कि जैसे ही माह रमजान आता है हम एक उसका प्रॉपर एहतमाम करते हैं, चाहे जितना गरीब मर्जी बंदा हो। आप उसके बारे में क्या तजिया देंगे और हुकूमत को इसके हवाले से और क्या इकदाम करने चाहिए? रोजे तो हमारे बुजुर्ग रखते थे, तो एक सूखी रोटी से इफ्तार करते थे, या खजूर से इफ्तार करते थे, नमक से करते थे, पानी से करते थे। तो रोज़ों के साथ तो मैं इबादत का वो तसव्वुर मनसूब नहीं करता जिसमें बड़े शानदार पकवान पकाए जाते हैं। ये मुसलमानों की एक तरह से बड़ी शान थी कि वो जब इफ्तारी का वक्त होता था, यूपी के पकवान और हैं, पंजाब के और हैं, हम कश्मीरियों के वहाँ कुछ और होते होंगे, कराची वालों में तरह तरह के तरीके से बनते थे। फिर उसके बाद आप खाना कभी कुछ लोगों के हाँ ये था कि खाना साथ ही है, कभी उसके बाद ये था कि तरावी पढ़ के आके वापस आराम से बैठ के चौकड़ी मार के खाने की एक दस्तरखान सजाना, ये एक एहतमाम था, रमज़ान में किया जाता था। रमज़ान में अरब ममालिक में रात को दुकानें खुलती हैं, दिन को एक अरसा के लिए बंद रहती हैं।
अच्छा, ये सारे वो इहतमाम हैं जो हम अपने शौक में करते हैं। शौक में करते ये कोई हैं। दीनी हमारा फरीजा नहीं, नहीं दीनी, है जिसको बिल्कुल, हम कर बिल्कुल। सकें और इसको एंजॉय कर सकें। अब इसलिए ये इसको रमज़ान के साथ इस तरह जोड़ना कि वो भी एक अयाशी थी वो ख़त्म हो गई, हमारी बहुत सी अयाशियाँ ख़त्म हो गई। हम तो है घूमने फिरने शॉपिंग मॉल में चले नहीं जाते थे, जा। कुछ ना खरीदना हो तो चले जाते थे। विंडो और- शॉपिंग। हाँ, विंडो शॉपिंग करते, विंडो शॉपिंग भी नहीं करते थे, चलते थे कुछ एक आध चीज ली और जाके फूड कोर्ट में बैठ गए। अब तो लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छे मॉल बन गए हैं, शॉपिंग मॉल बन गए बिल्कुल। हैं जिसमें आप एक शॉपिंग मॉल तो इतना लंबा था कि एयर कंडीशन ज़ाहिर था कि मैंने वहाँ चलते हुए कहा जब अभी नया नया बना था कि यहाँ ये बेस्ट वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, आप आएँ और इसमें घूमते रहें। बेहतरीन एयर कंडीशन माहौल में आप बड़ी अच्छी तरह सैर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी, सारी अयाशियाँ हमारे यहाँ हैं, लेकिन इस साल सारी दुनिया में इस पर पाबंदी है। जी। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं, हम भी नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन इसमें जो सारी खूबसूरत पहलू है वो ये है कि जो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा वो सिर्फ यही नहीं रमज़ान की वजह से पड़ा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही और दुकानदार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दुकान का किराया भी अदा करे और अपने पास जो उसने 2-3 बंदे रखे हुए उनकी तनख्वाहें भी दे और बिक्री भी ना करे। बिल्कुल। अच्छा, एक महीना तो गुजर गया, दूसरा महीना और मुश्किल होगा, सर पे ईद आ गई है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान दुनिया के शायद नंबर 1 मुल्कों में है जहां मुखय्यर हजरात पड़े हैं। जी जी। वो चैरिटी जिसे कहते हैं वो देते हैं। हमारे यहाँ जिसे कहते हैं मुआखात का सिस्टम, रियासत मदीना का नाम लेने वालों को मालूम होना चाहिए। और हमारे यहाँ औकाफ का सिस्टम, औकाफ का मतलब ये महकमा औकाफ नहीं है जो मस्जिद मकबरे देखता है, बल्कि इराक में जब हमारी मुसलमानों की हुकूमत थी तो औकाफ बने थे जिसमें ट्रस्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो मुसलमान वक्फ कहते हैं, जिसपे एक बिल जो कायदे आजम ने पास कराया था 1919 में या कितने में, सब कॉन्टिनेंट पे भी मुसलमानों का औकाफ का सिस्टम है, मुसलमानों का मुआखात का सिस्टम है, मुसलमानों का ऐसा सिस्टम है कि भाईचारे का सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से स्टडी ये बताती है कि हमारे यहाँ चैरिटी देने वालों की तादाद दुनिया के तमाम मुल्कों से ज्यादा है। गरीब आदमी भी देता है, छोटे छोटे इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ा काम करते हैं। हमने हुकूमत उस पर खिदमत पे काम किया है, प्रोग्राम किए हैं बहुत, यानी कि 1 अरब रुपया वो बांट चुके हैं और हुकूमत वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उनका बड़ा काम है। स्कूल हमारे हैं, खुदा की राह में चलते हैं, अल गजाली वाले ट्रस्ट वाले हैं, रीड वाले हैं, वो चलते हैं। अरे हमारे एक नहीं कई इदारे हैं। SIUT जो है वहाँ का अदीबुल हसन रिजवी का दारा, वो एक गुर्दों के ट्रांसप्लांट में और डायलिसिस और दूसरे कामों का सारा काम फ्री करता है, बहुत बड़ा दारा। इंडस हॉस्पिटल खुला है वहाँ, हमारे शौक खाना में ये सारे अदारे जिस तरह की चैरिटी के कामों से चलते हैं ना जी, और बहुत अच्छा चलता है। रमजान में खासतौर पर पैसे आते हैं। अब रमजान में एक बड़ा पैसा जो है ना वो लग गया है लोगों की मदद के लिए। अब इन कामों के लिए जो परमानेंट है, सुंदस है, इसका मुन्नू भाई ने बनाई थी ट्रस्ट जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतिया इकट्ठे करता है। फातमाइड है, बहुत से इदारे हैं, बहुत सैलानी हैं, दस्तरखान जिसका चलता है, और आलमगीर ट्रस्ट है। जो यानी इतने इदारे हैं इस मुल्क के अंदर जो लोग काम करते हैं, उसमें उनकी कोई मिसाल जो है ना नहीं दी जा सकती। वो अदारे अब भी काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पे उसके असरात भी होंगे और लोगों तक पहुंचेंगे भी। जी सर, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक अहम ऑर्डिनेंस इस मौजूदा वबाई सूरत हाल के तहत सामने आया है। क्या सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस के हवाले से ये इकदाम काफी है? टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। आप
आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। नई सूप, नए आगाज, नई बात, नया अंदाज, चलाते हाजरा की खबर। इंसानियत, एहसास और जज्बात, लोगों से मुलाकात, होगी सच बात, अवाम की बदहाली और हुकूमत के इक़दामात। टुडे मॉर्निंग डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने गुस्से का एक घूंट महज खुदा की खुशनुदी के लिए पिया, उसने इससे बेहतर और आला कोई चीज नहीं पी। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से जो अहम ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसकी मंजूरी के लिए भी उसको भिजवा दिया गया है। आप क्या देखते हैं कि सिंध हुकूमत का कोरोना के हवाले से ये जो इकदाम किए गए हैं वो काफी हैं? पता नहीं, सिंध हुकूमत ने गवर्नर को बुलाया और गवर्नर को कोरोना हो गया है, वो तो चले गए इमरान इस्माइल, कैंटीना में इमरान इस्माइल। लेकिन बहरहाल वो तो एक ऑफिशियल तरीके, वो जैसा भी होगा हो जाएगा, इंशाल्लाह काम चल जाएगा। सिंध हुकूमत हर चीज़ जो है ना उसमें गोइंग फॉरवर्ड का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हर काम वो पहले करना चाहती है, आगे करना चाहती है। पंजाब में भी किया गया, वफाकी हुकूमत ने भी कुछ पैसे मुख्तस किए, उन्होंने भी पैसे मुख्तस किए अपने लोगों के लिए। अच्छा, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कारोबार को खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि ताजर भी अपने सरगर्मियाँ जारी रखें जी जी उसमें, लेकिन वो सख्ती करना चाहते हैं। अच्छा, वो सख्ती इतनी है कि अपने पहले कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लिख के लगाओ अपने मुलाजमों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड, उनका ये और ये। फिर कहा नहीं, इसको आप ईमेल करो। अच्छा, बेचारे दुकानदार कहाँ ईमेल करते हैं? अब उन्होंने कहा कि पता नहीं किस चक्कर में फांस रहे हैं। उस पर बहस शुरू होगी सोशल मीडिया पर कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे मांग रही है। मैंने कल भी जिक्र किया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम पैसे कहाँ मांग रहे हैं। उन्होंने फिर अब ऐसा पैकेज अनाउंस किया कि इस प्रोपेगेंडे के बजाय उन्होंने जो मदद करनी है लोगों की, कारोबारी आदमी की, गरीब आदमी की, जो 12,000 रुपया भी देना है, असल में एफर्ट्स हो रही हैं। पंजाब अलग कर रहा है, वो ये अलग कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा अलग कर रहा है, बलूचिस्तान थोड़ी बहुत ही अपनी कर रहा है और वफाक एक अपनी कर रहा है। इसमें वो कोऑर्डिनेशन ही जो होनी चाहिए। जी। कहते तो हैं कि नादरा मौजूद है जी। और नादरा के पास सब डेटा मौजूद है, लेकिन नादरा से ज्यादा अगर आप अल खिदमत के पास चले जाएं तो उनका डेटा ज्यादा मजबूत होगा, अखुवत के पास चले जाएं तो उनका डेटा ज्यादा अच्छा होगा। इन लोगों को गली गली मोहल्ले में लोग, एक बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ दी थी उन्होंने, अल खिदमत वालों ने, ये जो हमारा प्रोग्राम होता था, बड़ी खूबसूरत मिसाल थी। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस घर में एक साहब रहते हैं, जूते गांठते हैं, वो चाहिए कफ रोजी जो है वो उनका काम है जी। और जाहिर है कि अब वो कहाँ जाके अपनी दुकान से जाते होंगे या अपना थिया लगाते होंगे, तो क्यों ना उनकी मदद की जाए। वो जाके उन्होंने थैला लिया, वो जो अमदाद का था उन तक पहुंचे। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कुछ दिनों से फल लगाने शुरू कर दिए, फलों की रेडी, तो मुझे अल्लाह रिस्क दे रहा है, ये किसी और जरूरतमंद को दीजिएगा। सही। अच्छा, ये जज्बा जो हमारे यहाँ पाया जाता है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसका कोई। अब बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको सूबाई गवर्नमेंट, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 4-4 जगह से आ गए, 5-5 जगह से आ गए। एक वीडियो वायरल हुई है कि एक दुकानदार दिखा रहा है कि एक आदमी आके उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पास पता नहीं 3 मन या कितना 2 मन आटा इकट्ठा हो गया है, वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ।
मतलब वो अच्छा। जो मदद की चीजें होती थी 3-3 4 जगह से इकट्ठा करते थे फिर भेज देते थे। सर ये तो इमदाद पेशावर लोग हैं ना। पेशेवर लोग हैं ना जी। अब हमारे आप देखेंगे आपके गली मोहल्ले में भी कोई हर दिन में 2-4 बार घंटियां बजेंगी और लोग कहेंगे राशन। आमतौर पे औरतें आती हैं, कभी मर्द भी आते हैं, और ये सब क्या होता है, ये पेशावर होते हैं। पेशावर होते अच्छा, राशन के लोग हर साल रमज़ान के महीने में आते हैं, लोग रमज़ान में राशन देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को अब बड़ी खामोशी के साथ और बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतराम के साथ घरों में राशन पहुंचा दिया गया है। जी। और उस लिहाज से अब अगर सिंध हुकूमत ने यह काम किया तो बहुत अच्छा काम किया है। ये काम असल में अब कारखाने खोलने हैं। अब कारखाने में बहुत से मजदूर अभी बेरोजगार बैठे हैं। आप ये भी चाहते हैं कि जाएं और मजदूर काम करें और नतीजे के तौर पर एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार हों, लेकिन फिर उन प्रोडक्ट्स को पैकिंग करना और बहुत सा करना, फिर उनको जहाजों पर लाद के बाहर बिल्कुल। भेजना एक पूरा प्रोसेस प्रोसेस है। है। हमने पूरा प्रोसेस तय नहीं किया है, हमें आता नहीं है अभी। हमने कुछ चीजें की हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं, हमारी हुकूमतें भी सीख रही हैं। वो कहती हैं कि पहली बार ये कोरोना आया है, पहली बार हमें तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, कुछ करेंगे, देखें क्या रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने अपने अपने अंदाज में पैसे अंदर पंप इन किए हैं। ये सारा मसला आप देखिए कि हमें मदद भी आ रही है, IMF की आ रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की आ रही है, वर्ल्ड बैंक की आ रही है, वो मदद भी आ रही है। हुकूमत को दिल खोल के लोगों की मदद करनी चाहिए, हर हुकूमत को। वो कहते हैं ये वफाक पैसा नहीं दे रहा, बिलावल कहता है वफाक भूल गया सूबों को, और सब आप वफाक को मानते नहीं है। वफाक क्या करेगा आपके साथ? ये जो झगड़ा है, वफाक भी वैसे नखरे कर रहा है, वफाक के भी अपने स्टाइल है। आप अगर ये सारी काम करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? बहरहाल लोगों तक अल्लाह की इमदाद पहुंच रही है, बंदों की क्या, सूबों की क्या, वफाक की क्या, अल्लाह की इमदाद पहुंच रही है। अल्लाह सबका साज है, अल्लाह सबका पालनहार है, वो सबकी मदद करेगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के सर पर भी उसी का साया है, उसी खुदाए जुल जलाल का साया है, साया है खुदाए जुल जलाल, वो हमारी मदद करेगा। और इंशाल्लाह इस सर विफाक ने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम के तहत पैकेज दिया है, रिलीफ पैकेज लोगों को दिया है। आप क्या देखते हैं कि क्या इसमें जो हमारी हुकूमत है, वजीर आजम जो इमरान खान है, इसमें काफी इन चीजों में इन्वॉल्व नजर आ रहे थे, इनको मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, ये बेसिकली बेनजीर इनकम टैक्स प्रोग्राम है। ये स्टार्ट हुआ था बेनजीर के जमाने में, और उसका भी नाम बेनजीर इनकम प्रोग्राम रख दिया गया था। जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने इसका नाम नहीं बदला। पहले अगर बेनजीर के जमाने में उसमें 10,000 रुपया दिया जाता था तो इसमें 20,000 रुपया कर दिया गया, मदद बढ़ा भी दी गई। अब चूंकि एड बाहर से भी आ रही है, अब चूंकि लोगों को जरूरत भी है, इसको एक और एक्सपेंड कर दिया गया है। और ये जो 12,000 दिए गए हैं, ये 4 महीने या 3 महीने की है, जो इकट्ठे दिए गए हैं। पहले 3,000 रुपये शायद महीने का देते थे, इन्होंने 4 महीने के करके इकट्ठे जो है 12,000 दे दिए, इसलिए बड़े लगते हैं। लेकिन ये है कि ये एक अच्छा सिस्टम है लोगों की मदद करने का। ये पहली बार ये स्टेट बैंक के जो हमारे गवर्नर थे शाहिद कारदार, हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एक उनसे भी पूछा कि साहब ये उस वक्त ये था कि सब्सिडी जो है ना जनरल देने की बजाय टारगेटेड दी जाए। तो मैंने कहा लोगों को आप फकीर बना रहे हैं। तो उन्होंने भी इसरार किया कि नहीं, इस वक्त इसी की जरूरत है कि जिस बंदे को जरूरत है सब्सिडी उसी तक पहुंचे। ये उस वक्त दुनिया का एक कॉन्सेप्ट था, पैदा हुआ था, वो अब भी चल रहा है। और हम लोगों को लेकिन ख्याल करना चाहिए कि हम इस तरह लोगों को फकीर न बनाएं, बल्कि उनको अपने पांव पे खड़ा होना सिखाएं, जो खास तौर पर अखुवत का अदारा करता है, कुछ और अदारे भी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे अदारे भी हैं, कारवान इल्म अदब है मसलन, वो बेशुमार लोगों को वजीफे देता है, स्टूडेंट्स को, MPhil के लिए भी, MA के लिए भी, PhD के लिए भी, MBBS के लिए, और बेशुमार लोग उन वजीफों से पढ़ के अब इस काबिल हो गए हैं कि वो दूसरों की मदद कर सके। तो इस सारे अदारे अगर इस तरह काम करें, खुवत देता है, मस्जिद में बैठ कर वो देखता है औरत आई है, उसका स्टडी करते हैं, 30,000 रुपया कर्जा देते हैं। और अजीब बात है कि गरीब आदमी ये जो मदद लेके जाता है अपने पाँव पे खड़ा होता है और पैसे वापस भी करता है। जी सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर, आसिम बाजवा और शिबली फराज की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई है, क्या नई हिकमत अमली तैयार हो रही है? देखिए, बात यह है कि ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने एक इंफॉर्मेशन में एक बेहतर टीम लेकर आए। जैसे कि मैंने शायद कहा था, यहाँ से लिखा है मैंने कि शिबली फराज जो हैं, इनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि इनके वालिद को जानता है, अहमद फराज को। अच्छा। इसलिए नहीं कि बड़े शायर थे, इसलिए हमारे दोस्त भी थे। और अमेरिका जाने से पहले आखिरी सफर आखिरत पर आखिरी जो इनकी 2-3 कराची में दावतें हुई थी, एक मेरे घर पे भी हुई थी। मुश्ताक अहमद यूसुफी, ये ज़ोहरा नगा, अमर मकसूद, ये सब एक मजमा वहाँ मौजूद था।
एक अच्छी इज्तिमा हुआ था। आली शायद नहीं थे उसमें, जमीरुद्दीन आली। तो ये इनकी शोहरत ये है कि ये समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। और मैंने ये लिखा है कि इस्लामाबाद का दबिस्तान सहाफत जो है वो इसकी बड़ी तारीफ करता है। अच्छा, इनके साथ आसम सलीम बाजवा का आना अच्छा लोगों को खटक भी रहा है कि ये फौजी फिर आ गया। और दूसरी बात ये हो रहा है कि लेकिन ये वो बोलते बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब वो आए थे तो ISPR का रवैया जो था, कोई राब्ते जो थे कट गए थे, इन्होंने आके बहाल किए। फिर जब वो एक चला रहील शरीफ का प्रॉब्लम नवाज शरीफ के साथ और वगैरह, तो ये बड़े दबंग बोलने वाले और बात करने वाले, खुलकर करने वाले लोगों में थे। उसके बाद जब ये आए हमारे जनाब बाजवा, तो इनको उन्होंने साइड लाइन पे लगा दिया, बड़ी छोटी सी पोस्ट दे दी। लेकिन जब रिटायर हुए हैं तो ये सदर्न कमांड के गोया हेड थे, और वहां से अब इस वक्त CPAC के वो सरबराह हैं, चेयरमैन है। कहा गया है कि इनकी जो पोस्टिंग की गई है ये एजाजी है। एजाजी का मतलब ये है कि शायद उनको इसलिए पोस्टिंग की गई है कि वो कैबिनेट मीटिंग में बैठ सके। लेकिन दूसरे लफ्जों में वो है कि वो CPAC के चेयरमैन गालबन वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो काम भी करेंगे। मुझे लगता है, मैं पूरी तरह मैंने स्टडी नहीं किया, इस फिक्रे से मैंने ये नतीजा निकाला है। अच्छा, अब इन दोनों का जो बैलेंस है कि वो ये है कि कोई आशिक अवान, फरदौस आशिक अवान, कोई फवाद चौधरी, कोई फयाजुल हसन अवान की तरह उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगा। एक जर्नैल, रिस्पेक्टेबल जर्नैल, जिसकी बड़ा आर्टिकुलेट है बात करने में भी और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बात करेगा, मुखालफत में ही बात करेगा, सलीके से करेगा। ये एक बात तो ये, और शिबली फराज के साथ मिलकर उनकी एक ऐसी टीम बन जाएगी जो संजीदा भी है, भले मानस भी है, और ऐसी टीम होगी जो मामलात को जरा उस तरीके से हल करना चाहेगी जो छोरेपन का तकाजा नहीं करते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद के सहाफ़ी इनसे खुश हैं। मैं उसको इस्लामाबाद का दबिस्तान सहाफत कहता हूँ। वो सारे इक़्तिदार के ऐवानों के करीब रहने वाले, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंची, उस तक पहुंची, अम्बेसियाँ वहाँ मौजूद हैं। पहले इस्लामाबाद में कोई सहाफ़ी हुआ ही नहीं करता था, यहाँ कराची में होते थे, लाहौर में होते थे। अब असल गढ़ जो है इस्लामाबाद बन गया, उनका एक खास कल्चर है, खास मजाज है, खास अंदाज है, लोग उससे खिलाफ भी हैं, हक में भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में तो ये पॉपुलर है, अल्लाह करे कि अब ये डिलीवर भी करें। सर, ये इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? पता नहीं इमरान खान की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, अल्लाह करे कि इमरान खान इनकी उम्मीदों में पूरे उतर सके। सही। सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर, 18वीं तरमीम के हवाले से अपोजिशन में बहस शुरू हो गई, जबकि हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन पर इसमें हम राबते में हैं। अंदर की क्या कहानी है? अंदर की कहानी ये है कि जब असद उमर ने कहा तो शहरी रहमान ने उस वक्त तरदीद की कि हमारी 18वीं तरमीम के बारे में हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही जी। अच्छा, ये काफी था। आज ख्वाजा आसफ ने भी कहा है, अच्छा उसने एहसन इकबाल ने भी कहा है, यानी बड़ी पार्टियां, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी तो खैर पीपल्स पार्टी का मौकफ हो गया, वो तो बहुत तीखे है ना, हम आग लगा देंगे, वो कर देंगे, वो अभी लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। हाँ, वो तो लात मार के गिराने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का ज्यादा कंसर्न है। आप जी, कुछ हुआ ये है कि बहुत सी तरामीम जो हुई हैं 18वीं तरमीम में भी ये था कि वजीर आजम जो है वो 2 की बजाय 3 बार भी हो सकता है। अच्छा, वो था बेनजीर के लिए और नवाज शरीफ के लिए। बेनजीर की शहादत हो गई। अब नवाज शरीफ को ये अमेंडमेंट कराने के लिए एक तरह का बार्गेन करना पड़ रहा था। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ये था कि उसकी अगर सिंध में हुकूमत आती है तो सूबा इंडिपेंडेंट रहे। नवाज शरीफ का ये था कि पंजाब में उनकी हुकूमत आती है तो वफाक उनके गले में छुरी रख के ना बैठे, जैसे जरदारी की हुकूमत या दूसरे थी। इस वजह से उन लोगों ने बहुत से कंप्रोमाइज किए। मेरे ख्याल से 18वीं तरमीम जो 1.5 साल में हुई, बड़ी मेहनत से की गई, लेकिन उससे ये पता चला कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो कानून साजी जानते नहीं है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम थे उसका उन्हें अंदाजा नहीं था, अगर अंदाजा था तो नीयत ठीक नहीं थी। मैं यही कह सकता हूँ। अब सिस्टम भी ठीक नहीं है कि आप अगर मेजॉरिटी है नून लीग की, उसके 3 नुमाइंदे हैं, मेजॉरिटी है और वो उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके असेंबली में 3 या 4 लोग बैठे होते हैं। तो ये पार्टियों ने आपस में मिलकर एक कंसेंसस कर लिया और असेंबली में पेश कर दिया और दर पास कर दिया। आप कहते हैं कि तमाम पार्टियों के कंसेंसस से पास हुआ, वो भी ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। इसको बदलना आसान नहीं है। अच्छा। लेकिन असद उमर क्यों कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असद उमर की बात किससे हुई है? आजकल वो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के चेयरमैन है
उसके सरबराह हैं वहां बैठते हैं, वहां बैठ के पता नहीं किसी ने क्या कहा है, और कोई अगर करना चाहे चेंज कराने के लिए चाहे, तो आपको पता है कि सेनेट का चेयरमैन भी फिर अगर आप उसे बदलना चाहे तो नहीं बदल सकती, और आपको पता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के, हमारी हिडन गवर्नमेंट के कितने असरात होते हैं और उसके क्या क्या असरात होते हैं, किससे क्या मनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये है कि 18वीं तरमीम को आसानी से तब्दील करना अब ऐसे ही है जैसे 73 के आइन को तब्दील करना। लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर ख्याल न रखा गया तो फिर एक वक्त आएगा कि हम कहेंगे खास 18वीं तरमीम में ही तरमीम कर ली जाती और हम बहुत सी इंटरवेंशन का रास्ता रोक सकते थे। मेरी बात को समझ रहे? 58(2) भी था, उसमें कहा गया कि अगर सदर के इख्तियार रहते तो मुल्क में मार्शल लॉ या फौज का रास्ता हमवार ना होता। हमने वो ख़त्म कर दिए, ख़त्म करने का नतीजा भुगत रहे हैं। इस तरह ये चीज़ भी है, हमने बहुत सी चीज़ों को देखना है। हम देखें 400 अरब हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, 4000 अरब, और वो कहते थे हमारे मुफ्ता इस्माइल कि उसमें से 2300 दे देता हूँ सूबों को, 2300, और बाकी 1700 रह जाते हैं। 1100 डिफेंस के लिए जाने हैं। मैं कहां से कर्जे अदा करूं और कहां से हुकूमत चलाऊं? वफाक को आप इतना कमजोर ना करें कि उसके कमजोर इतना परसेंट लेना है, फिर आमदनी बढ़ाएं आप, और आमदनी हम बढ़ा नहीं पा रहे। जब तक ये आमदनी रहती है, ये 18वीं तरमीम जो है इसके जरिए मिलने वाला पैसा जो है NFC अवार्ड के जरिए हासिल किया है वो नाकाफी है, और खास तौर पर इसकी जरूरत जो है हमारी सलामती के मामला पे पड़ती है। यही वजह है कि हम सब लोग इस पे चीख रहे हैं बहुत सारे। जी जी सर, अब विफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते का वक्त देने की मंजूरी दे दी गई है। तय तो पहले कर लिया था, आ गई थी खबरें। अब उन्होंने हमारे यहाँ नया काम शुरू हो गया कि हर चीज काबीना से पूछो। तो वो फॉर्मल चीज हो गई है कि काबीना ने मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद क्या करेंगे आप? तो यही करेंगे, कोशिश ये कर रहे हैं। क्यों भी वक्त पे क्यों नहीं आई? और इस वक्त पे आने से चंद दिन पहले आपने इसका एक अफसर बोतल क्यों कर दिया, बदल क्यों दिया, और आपने बाकी टीम क्यों बदली? क्या वो टीम ठीक काम नहीं कर रही थी? सिर्फ ये जो क्या नाम है, जवाद जिया, क्या नाम है इसका, वाजिद जिया, यही काम का आदमी है, बाकी आपके डब पे नहीं चलते। तो ये सारी बातें हैं जो फिर जब ये रिपोर्ट आएगी फिर देखा जाएगा कि इनके इरादे क्या थे, नीयत क्या। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, बस हम कोरोना के ज़माने में हैं, रमज़ान आ गया, अल्लाह अपनी बरकतें हम पे नाजल करे और हमें लेके जाए। दुनिया को बड़े चैलेंजों का सामना है, हमें भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा पूरी दुनिया को है, पूरी दुनिया की मईशत को है, पूरी दुनिया के निज़ाम को हो। और वो निज़ाम जिससे मैं ब्रेटन वुड का निज़ाम कहता हूँ, जो 44 में तय हुआ था, वो डामाडोल है, या उसको बचाने के लिए सरमायादार निज़ाम जो है आप सरदार की बाजी लगा देगा। मेरा ख्याल में दूसरी बात शायद अभी ठीक नजर आएगी, लेकिन बहुत सी तब्दीलियां ऐसी हैं जो नजर आएंगी और सामने आएंगी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।